संदीप माहेश्वरी पे क्यों गुस्सा कर रही थी आप? सर वो सब चीज में बखेती करते हैं। मुझे नहीं लगता आपकी एज कुछ ज्यादा खास है। आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। हम लोगों की हिंदी में ना कहीं वो फ्लेवर आ जाता है, इधर र इधर उधर गड़बड़ होते रहता है। सारे बिहारियों का ये एक प्रॉब्लम है, स्ट्रिलिंग पुलिंग। हिंदी की बात कर रहे हैं ना, हिंदी डिफिकल्ट है ज्यादा इंग्लिश से। तो मोस्ट कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स जो आपको लगते हैं, मैं आपके बहुत सारे रील्स देख रहा था, ये बाबू सोना कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनसे आपकी खासा उनसे खासा लगाव है। अब लड़के जैसे कहते हैं मैडम मेरा कट गया, मैंने कहा यार तुम्हारे पास क्या कट गया, तुम्हारे पास क्या था जो तुम्हारा कट गया। आजकल पिटाई भी नहीं होती इन लोग की। तो एक बार एक लड़के ने चिट्ठी दी थी, तो वो इंग्लिश गलती लिखा था कुछ, तो मैंने उसको सही करके वापस दे दिया। जब वो लिया तो वो इतने खुश होके लिया था कि लगता है जवाब आ गया नीतू सिंह का। तो वो लड़कियों को प्रपोज भी नहीं कर पाते, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं क्या फायदा हुआ अंग्रेजी पढ़ाने का अगर प्रपोज भी नहीं कर पा रहे। देखिए लड़के जितना बदनाम है उतना नहीं होते ऐसे, वो बहुत शरीफ होते हैं। What is this preset mentality कि सरकारी दामाद ही चाहिए? गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज है सर, खासकर 5 स्टेट्स में तो बहुत क्रेज है। बड़ा डेंजरस काम नहीं है शादी करवाना? नहीं ये डेंजरस काम है, इसीलिए मैं बीच में नहीं पढ़ती। हाँ। जब केडी कैंपस खुला है तो मेरे पर तो बहुत ज़्यादा हमला हुआ कि किसी तरह इसको बर्बाद किया जाए। मैंने अपने लॉयर को 2 चीज़ें कही थी। मैंने कहा था देखो, एक केडी कैंपस बंद नहीं होना चाहिए और एक मैं बंद नहीं होनी चाहिए। बाकी सब जड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मेरे बैठे सजा दी महफिल। अनकट विद अनंत पे वैसे तो मैं अपने हिसाब से बहुत ज्ञान वाली बातें करता हूँ। बॉस को ऐसा नहीं लगा, बोला असली ज्ञान चाहिए तुम्हारे, नकली ज्ञान नहीं चाहिए। तो असली ज्ञान के लिए क्या करेंगे? देखिए अब वैसे तो टीचर्स के प्रेजेंस में आते ही आप और मैं, हम दोनों कोने में खड़े होने लायक हो जाते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत है हमारे साथ, टीचर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, बहुत मीनिंगफुल बातें भी करती हैं। मैं कोशिश करूंगा उसमें थोड़ा बहुत समझ लूं। आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी और संवर जाएगी। नीतू मैम, नमस्कार सर। ये मुझे सर बोल रही है, मैं ऑलरेडी लोग बुढ़ा बुढ़ा बोल रहे हैं, आप और सर बोल के मतलब नहीं, आपको किसने बुढ़ा बोल दिया? सुन रहे हो? ज्ञान की बात नंबर 1। हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए हम लोग क्या है ना, थोड़ा सा सफ़ेद बाल वगैरह रख लेते हैं ताकि थोड़े मैच्योर दिखें। अदरवाइज मुझे नहीं लगता आपकी एज कुछ ज़्यादा खास है। ज्ञान नंबर 2। आप सोच रहे होंगे कि अनंत हिंदी में क्यों बात कर रहा है, मैम इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलती है। नहीं, बोलती तो है लेकिन हिंदी में बात करने का मजा है। ऊपर से आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। हम लोगों की हिंदी में ना कहीं वो फ्लेवर आ जाता है, इधर र इधर उधर गड़बड़ होते रहते हैं। मेरा वो र वाला गड़बड़ नहीं होता, मेरा स्ट्रिलिंग पुलिंग गड़बड़ हो जाता है। जैसे स्ट्रिलिंग पुलिंग का गड़बड़ मैं बताती हूँ आपको। अब मुझे लगता है ठीक है, पानी है तो पानी बह रहा है, क्यों होगा? ई में खत्म हो रहा है तो बह रही होना चाहिए। तो सारे बिहारियों का ये एक प्रॉब्लम है, स्ट्रिलिंग पुलिंग। और कुछ लोगों का वहाँ पे र भी प्रॉब्लम है, ज बहुत प्रॉब्लम है, श तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो ये सब जो हिंदी के प्रॉब्लम्स है वो इंग्लिश में जब आते हैं तो विकराल हो जाता है। लेकिन वो सारी चीजें कवर हो जाती है कॉन्फिडेंस से, फुल फोर्स से एकदम। नहीं, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। हाँ। और जब दूसरी बात है कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो एटलीस्ट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर इन इंग्लिश, तो वो तो ज़रूरी होता है। और बात क्या है ना, बहुत सारे बिहार के बच्चों को मैं देखती हूँ बस वहीं पर कॉन्फिडेंस फेल, और जो जानते हैं वो भी बोलना छोड़ देते हैं और नहीं बोल पाते। मेरा कहना ठीक है, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, आप उनको सीधा कहिए कि अगर आप हिंदी में समझ रहे हैं तो क्या मैं आंसर हिंदी में दे सकता हूँ? ठीक है, कम से कम आप वहाँ पे मूर्ख और डम तो नहीं दिखेंगे ना। बोलना ज़रूर बोलना है। आप जिस भाषा में कॉन्फिडेंट है आप बताइए उनको, अपनी बात तो कन्वे करिए कम से कम। ये हिंदी वाले जो का की ताती वाला प्रॉब्लम है, बचपन में सबको होता है, स्पेशली हमारे साइड से। तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था दादाजी हमारे, कहते थे कि हिंदी हैज़ अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम, ऑल द वर्ब्स हैव जेंडर्स। हाँ, ये मूछें होती हैं, पुलिस आती है, तो इसमें हम जैसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और इवन बंगाल में तो और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये इंग्लिश पढ़ाने का सोचा कैसे? आपने लॉ में डिग्री भी हासिल की हुई है। देखिए आप जो हिंदी की बात कर रहे हैं ना, हिंदी डिफ़िकल्ट है ज़्यादा इंग्लिश से। हाँ। अब मैं आपको 3 सेंटेंसेस देती हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, मतलब एग्जाम शुरू है मेरा। हाँ। मेरा एक बेटा है। अब मेरे पास एक बेटा तो मैं नहीं बोलूँगी। मुझे एक प्रॉब्लम है।
अब मैं मेरे कहूँ पास कि एक प्रॉब्लम तो नहीं बोलते हैं, हाँ, लेकिन तीनों का इंग्लिश एक ही है। आई हैव अ कार, I आई have a हैव आई हैव अ सन एंड आई हैव अ प्रॉब्लम। तो आप इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखिए तो ज़्यादा आसान है। मैं हमेशा सबको एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ, इंग्लिश में स्टोरीज़ पढ़िए। और मैं बहुत सारी स्टोरीज अपने टेलीग्राम में डालती हूँ बच्चों को, इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुछ फ़नी स्टोरी, कुछ मतलब ऐसे स्टोरी जिसको पढ़ के उनको मज़ा आए। तो मेरा कहना है कि आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है। पूरा पढ़ा स्टोरी, मज़ा आया, बस इतना सफिशिएंट है मुझे। हम लोगों का तो वही होता है, इफ इट साउंड्स राइट इट्स राइट, क्योंकि किताबें इतनी पढ़ी हैं, ये अच्छी चीज़ है, किताबें। हाँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम आपको स्पेलिंग सही कैसे हो जाता है, मेरे से गलत है। मैंने कहा मैं जब गलत स्पेलिंग लिखती हूँ तो खुद ही पता चल जाता है गलत है, क्योंकि वो इनपुट इतनी बार हुआ है, इतनी बार सामने से गुजरा है, तो वो आपके दिमाग में वो छप जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि रीड करो और स्टोरीज रीड करो, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो पढ़ के बस मज़ा आए। एक दो स्टोरी रीड करो, छोटी छोटी स्टोरीज, और उसके बाद सोने चले जाओ। और स्पेलिंग्स का ये है, ई और आई को दोनों एक जैसा बना दो और दोनों के ऊपर बिंदु लगा दो। सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। नहीं नहीं, वो तो देखिए वो तो होता है मूर्ख बनाने वाली बात, लेकिन मेरा कहना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना अच्छा होता जाएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ, अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई साथ में नहीं जो बात करने वाला है, मैं एक मिरर के सामने बैठ जाऊंगी और खुद से बात करूं, तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं या मैं सही लग रहा हूं कि नहीं, क्योंकि आपने सुना तो है। तो आप जब गलत बोलोगे, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत रहेगा, तो खुद भी एहसास होता है। शुरुआत प्रैक्टिस तो खुद से भी की जा सकती है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स जो आपको लगते हैं, जो सबसे ज़्यादा इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं आप? अब जैसे मैंने एक बार देखा था किसी चैनल के ही एंकर को, उन्होंने कहा था एपिटोम। जैसे हम लोग की आदत क्या होती है ना, कोई भी वर्ड को तोड़ के पढ़ने की, तो एपिटोम नहीं होता, इट्स एपिटमी। परफेक्ट जो एग्जाम्पल होता है उसके लिए। ई के ऊपर एक लगा भी तो होता है छोटू सा। उसके बाद जैसे है ब्रेकफास्ट बोल देते हैं लोग। Breakfast. हाँ, तो क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं फिर फास्ट बोलते हैं, तो ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट होता है। तुमने अपना फास्ट ब्रेक किया कि नहीं? हाँ, नहीं वो देखिए, वो बना तो वहीं से है कि आप 10 घंटे 12 घंटे के फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो नाम वहीं से पड़ा है। अच्छा, जैसे टेबल होता है, तो टेबल है तो कहते हैं वेजिटेबल, तो वेजिटेबल नहीं होता, इट्स वेजिटेबल। बहुत लोग कहते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा। मेरा कहना है कि आप सिर्फ जैसे मैं जो इंडाइट वर्ड है INDICT, वो मैंने कोर्ट के परिसर में सीखा था जब एक आर्ग्यूमेंट चला था। Indictment. तो उन्होंने जब इंडाइट कहा, मैंने कहा इंडाइट जो मीनिंग निकल रहा है तो इंडिक्ट का मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि सी लगा है और आई का प्रोनाउंसिएशन तो ई होता है। तो उसके बाद मैंने जाकर बाहर सुना तो इट्स वाज इंडाइट नॉट Yes. इंडिक्ट। Yeah. तो प्रॉब्लम ये है कि आप कांस्टेंट लर्नर रहोगे, है ना, लेकिन आप सीखते रहो। और बहुत सारे ऐसे रेगुलर वर्ड्स है जो मैंने आपको कहा, वो हमारी आदत होती है गलत बोलने की। तो आप अगर रेगुलर सीखते रहोगे, सुनते रहोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा ऐसे ही यूट्यूब वगैरह में ही। मैं आपके बहुत सारे रील्स देख रहा था, ये बाबू सोना कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनसे आपकी खासा उनसे खासा लगाव है। उनके बारे में क्या कहना है? जो बाबू ने खाना खाया, बाबू ने पानी पिया, उनसे अब नहीं, अब लड़के जैसे कहते हैं मैडम मेरा कट गया। मैंने कहा यार तुम्हारे पास क्या कट गया, तुम्हारे पास क्या था जो तुम्हारा कट गया? तुम कहते हो नहीं मेरी गर्लफ्रेंड गोल्ड डिगर निकल गई। अरे तुम्हारे पास गोल्ड था जो डिग करके ले गई। तो मूर्ख बनने को ये खुद ही तैयार रहते हैं कि आओ मुझे काटो। ऐसा है ना कि लड़के बनते हैं खाली कि मेरा कट गया, दे आर एवर रेडी कि आओ बस कोई मिल जाए, कट जाए कोई बात नहीं, बट दे वॉन्ट टू एन्जॉय दैट फेज ऑफ लाइफ। इनके साथ ये प्रॉब्लम है। और जब उस फेज में बाई चांस कोई आ जाती है लाइफ में, सारा टाइम एनर्जी सब कुछ डाइवर्ट कर देते हैं। मैं उनको यही समझाती हूँ, बेटा 1 साल, बस 1 साल ढंग से तैयारी कर लो और इन सब चीज़ों से बच लो। बच्चों को जब लिबर्टी मिलता है ना तो वो उसको एंजॉय करना चाहते हैं, और वहीं पर है जहाँ पर ब्रेक लगाना है। अच्छा, एक और चीज़, ये लॉकडाउन से पहले जो बच्चों का तलफ़ुज़ था, इवन देयर एक्सेंट इन इंग्लिश, और लॉकडाउन के बाद वो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो और वो यूट्यूब, वो अमेरिकन एक्सेंट में देखता हूँ, जो बच्चे कभी विदेश गए नहीं हैं, जिनके घर में भी देसी माँ बाप हैं, उनके भी एक्सेंट एकदम आर्ची एंड्रूज वाले हो गए।
कभी कभी ये नकल करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा समझाती हूँ, इंग्लिश अगर बोलना है न्यूट्रल एक्सेंट बोलो, आपके स्टेट का भी एक्सेंट नहीं आना चाहिए। और जो एक होता है हार्ड एक्सेंट साउथ इंडिया का, उसके बाद बिहार का जो मैंने कहा ज का जो प्रॉब्लम होता है, स का जो प्रॉब्लम होता है, वो सब मेरा कहना है वो सब नहीं आना चाहिए। लेकिन आप अमेरिकन इंग्लिश भी मत बोलो। न्यूट्रल इंग्लिश का मतलब होता है कि जब आप बोल रहे हो इंग्लिश में तो पता नहीं चलना चाहिए आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो। लेकिन हाँ, बहुत हाई फाई एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल तरीके से इंग्लिश में बात करिए, डिसेंट तरीके से, दैट इज़ गुड। आजकल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, एक तो मतलब आंखों से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वो स्पून फीडिंग है, टेलीविज़न, यूट्यूब हर जगह दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, बट किताब के पन्ने कोई नहीं पलट रहा है। और जब भी उनको, जैसे मैं अपने बेटे को कहती हूँ तो मुझे ऐसे लिख के दिखाओ, तो आप मुझे छोड़ दो ना, मैं लिख लूँगा। चैट जीपीटी ऐसे ऐसा लिख के दे देता है कि आप उसको पता भी नहीं लगा पाओगे कि हाँ कहीं से नकल किया है। आप जितनी बार जितने तरीके से उसमें आप इंस्ट्रक्शन Prompts डालेंगे, दीजिए, उतने ही अलग अलग वो ऐसे आने शुरू हो जाते हैं, और अलग वर्ड्स में आप उसको पता भी नहीं लगा पाएंगे कहाँ से उतारा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास सब कुछ है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि तो हमारी हेल्प करने के लिए था, और देख रहे हैं कि अब तो नया वो आया है कि आप मैथ्स के प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा देर उंगली रखिए स्क्रीन पे, फ़ोन पे, और एआई आपको उसका सोल्यूशन निकाल के दे देगा। सर बात क्या है कि अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे कल मैंने अपने बेटे के फ्रेंड को मैसेज किया, क्योंकि मुझे डाउट था ये झूठ बोल रहा है क्या, कि आज छुट्टी है। तो मैंने पूछा कि क्यों छुट्टी है, तो उसने बताया वैसे कि में डाउट नहीं करना चाहिए, होता ही है झूठ नहीं बोलना। तो मैंने उससे मैसेज किया कि क्यों छुट्टी है, तो उसने कहा कि पेरेंट्स डे है कुछ, और उसमें सब टीचर्स बिजी हैं। बिजी का स्पेलिंग BUSSY। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये 11 का लड़का और स्पेलिंग BUSSY, ये हंसी लोग और बसी वाला स्पेलिंग हो गया। तो सबसे मेन चीज़ है सर, ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं। इनको लगता है हमारे पास ऑटो करेक्ट है, वो ऑटो करेक्ट कर दे रहा है। हमारे पास चैट जीपीटी आ गया है, तो अब हमें कोई ऐसे वगैरह सोचने और लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वहीं से उतार देंगे। लेकिन मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए मैं आपके पास आई हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास मिल जाएगा चैट जीपीटी में, क्या मैं वहाँ से देख देख के बोलूँगी? तो आप अगर लर्नड पर्सन हैं तो आपके पास एक थॉट होना चाहिए एंड द वे ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो रेगुलर प्रैक्टिस से आता है एंड रीडिंग से आता है। आप अपने आप को अपडेट करिए और बेटर बनिए, एज एन इंसान भी कह सकती हूँ मैं, और एक लर्नर के रूप में हमेशा सीखते रहिए। ये आजकल के बच्चों में नहीं दिख रहा है, बिकॉज दे फील हमारे पास सब कुछ है, ऑल टूल्स एट आवर डिस्पोजल। सब कुछ सबसे है। ज़्यादा मुझे पता लगा था जब वॉइस टू टेक्स्ट, लोगों को आज कुछ टीचर्स हैं परिवार में, वो कहते हैं कि बच्चे लिखना भूल गए हैं। बच्चे छोड़ो, उनके माँ बाप भी अब लिखना नहीं जानते, क्योंकि इतने सालों से उन्हें कलम पकड़ी नहीं है। आप अपने स्टूडेंट्स से लिखवाती हैं या सब कीबोर्ड वाले हैं? मैं लिखवाती हूँ, उनको कहती हूँ बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। और फर्स्ट क्लास में सर सब मैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ा रही हूँ एग्ज़ाम के लिए। स्पोकन तो मैं खाली ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ मुझे बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आपका नोट्स चाहिए। और फर्स्ट क्लास में उनको कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर का वो भी भूल गए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ सर मैं, हिंदी मीडियम की तो बात ही छोड़िए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। वो रिकॉल करते हैं, हाँ हाँ अब याद आया मैम, आप सही कह रहे हो। मैंने कहा भाई ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो लोअर केजी अपर केजी के बच्चे जानते हैं, और आपको मुझे बताना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पूरे प्रॉपर हैंड राइटिंग में सर उनका नोट्स चाहिए, क्योंकि 8-9 महीने वो मेरे साथ रहेंगे। तो एक अच्छी सी कॉपी उनकी बनी होनी चाहिए, जहाँ पे कोई भी देखे तो कहे हाँ इंग्लिश के नोट्स हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, जब पूरा सिनोनिम एंटोनिम लिख देती हूँ तो वो अपना मोबाइल निकालते हैं और उसका पिक लेने लगते हैं। कहीं ये एजुकेशन सिस्टम का जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें तो आपको नहीं लगता कहीं दे फॉरगॉट या दे वेंट ओवरबोर्ड? हमारी जो 5 लाइन वाली इंग्लिश की कॉपी होती थी, कर्सिव राइटिंग की बुक्स होती थी, अब वो शायद उतनी नहीं यूज़ होती हैं। सर अब इनके सिलेबस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है बच्चों पर बहुत बोझ है। बच्चों पर अब बहुत कम बोझ है। और कभी कभी तो मैं कहती हूँ भाई आजकल के बोर्ड्स तो लगता है जैसे तुम लोग को सिर्फ पास कराने के लिए ही बनाए गए। अभी हाल में बोर्ड एग्जाम्स आए, इतने नंबर लोगों के आ रहे हैं, मुझ जैसे 2-3 पास हो जाते हैं। सर ICSE बोर्ड से मैं हूँ। मेरा जब 76% आया था तो हम लोग को लगा था भाई हम लोग बहुत बड़े तोप हैं, क्योंकि डिस्टिंक्शन मार्क्स का मतलब होता तो बहुत बड़ी चीज़ 75 एंड अबव, है ना। और अब तो इनके 95% ऐसे ही आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि कैसे। सर सबसे मेन चीज़ है
इंग्लिश में और हिंदी में 100% कैसे मार्क्स आते हैं किसी के? सब्जेक्टिव लैंग्वेज में नहीं, ग्रामर में मान लीजिए फिर भी आ गए, हाँ। लेकिन लिटरेचर में कैसे? लिटरेचर में कैसे? क्योंकि उनके हिंदी और इंग्लिश दोनों तो वही होता है ना, लिटरेचर एंड लैंग्वेज मिक्स करके आते हैं पेपर्स। वो कैसे 100% मार्क्स कैसे लेके आ रहे हैं वो हमें नहीं समझ में आता है। तो हमारे साथ तो मतलब नाइंसाफी हुई है कि हम हमारे लोगों को बहुत पढ़ाया गया है, बहुत पढ़ाया गया है और पीट पीट के पीट पढ़ाया के गया भी पढ़ाया गया है। सही बात है, आजकल पिटाई भी नहीं होती इन लोग की। है। ये बात भी है, पिटाई नहीं होती, ऊपर से माँ बाप जो है मेरे ख्याल से समय नहीं दे पाते हैं, तो पैसे और गिफ्ट ज़्यादा दे देते हैं और नहीं, ना बोलना नहीं जानते। मेरी माँ हमेशा समझाएगी कि नहीं बेटे को है ना ज़्यादा डांटो मत। मैंने कहा ये जो ज्ञान था उस समय कहाँ गया था जब तुम मुझे डांटती एक थी। जनरेशन छोड़ के प्यार आता है लगता है। बात सही है, इन लोग जब दादी और नानी बनते हैं ना तो इन लोग के प्यार उमड़ उमड़ के निकलता है। क्या पड़ती थी आपको भी मार डांट? बहुत भयंकर। मैंने तो झाड़ू से मार पड़ी हुई है। बस झाड़ू? झाड़ू से भी, झाड़ू, कंघी, करछी, वो तो चिमटा, सब कुछ। मैं आपको सबसे गंदी वाली जो बेइज्जती हूँ वो बता रही हूँ। बताइए। बाकी तो मैंने कहा झाड़ू से मार पड़ना ये बाकी नॉर्मल है। कमिंग बैक टू योर चाइल्डहुड, ट्यूशंस टू अर्न पॉकेट मनी, ये क्या सिलसिला था कि पता था क्या पढ़ाना है या सिर्फ पढ़ाना है इसलिए पैसे मिल रहे हैं? 10th तक मैंने पढ़ाई की कार्मल स्कूल से, 11th-12th किया सेंट जॉन स्कूल वाराणसी से। फिर जब वापस गिरिडीह गई तो मुझे लगा कि अब ये गिरिडीह से वाराणसी कैसे? मेरी सिस्टर थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा अच्छा। था आ जाओ यहाँ एडमिशन करा देते हैं तुम्हारा। तो हमारा आईसीएसई बोर्ड था, तो 12th भी हमने आईसीएसई बोर्ड से ही आईएससी किया था। तो वहाँ पे चली गई मैं। उसके बाद फिर मेरी माँ की तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक रहती नहीं थी, तो था कि नहीं ग्रेजुएशन यहीं से आके करूँ क्योंकि अब हम वहाँ नहीं रहो। तो ये मैं वापस गई। तो फिर अल्टीमेटली फील हुआ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा भी ले रही हूँ और कुछ बच्चे पढ़ भी रहे थे मेरे पास आके। तो मुझे लगा कि जब मैं पढ़ा सकती हूँ और बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो यहीं से क्यों ना अर्न करना शुरू किया जाए। तो कितना चार्ज करती थी उस टाइम आप ट्यूशन के? ज़्यादा नहीं चार्ज करते थे, लेकिन हाँ ठीक ठाक कमा लेते थे। 5-6 हज़ार कमा लेती थी मैं। और किस उसमें बड़े- जमाने की बात हो रही है ये? मैं कब की बात कर रही हूँ आपको, 93 के लगभग की बात कर रही हूँ, 93-94 के लगभग की बात कर रही हूँ। तो बढ़िया कमा लेती थी। और सिर्फ क्योंकि मेरा 10th and 12th बहुत अच्छे से पढ़ाई की हमने, तो कोई भी कुछ भी पढ़ना चाहता था। हमने कभी नहीं कहा कि नहीं ये संस्कृत मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। हमेशा सब चीज़ के लिए हाँ बोलना था मुझे कि किसी भी तरीके से कोई स्टूडेंट भी भाग ना जाए। ये तो मेरे में भी था। मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट था और गर्लफ्रेंड को बायो पढ़ाने जाता था। हाँ, तो गर्लफ्रेंड को सब कुछ पढ़ा लेंगे आप। गर्लफ्रेंड को तो पढ़ाने के लिए पढ़ भी लेंगे आप लोग। अच्छा, ऐसा कभी होता था कि आपके भी उस जमाने में बॉयफ्रेंड को चिट्ठियां वैलेंटाइन डे पे नहीं, आ चिट्ठी रही मिलती है? थी। हाँ, तो एक बार एक लड़के ने चिट्ठी दी थी, तो वो इंग्लिश गलती लिखा था कुछ, तो मैंने उसको सही करके वापस दे दिया। जब वो लिया तो वो इतने खुश होकर लिया था कि लगता है जवाब आ गया नीतू सिंह का। उसके बाद फिर वो दिखा नहीं कभी। अब भी जाती हूँ तो खोजती हूँ कहीं तो दिख जाए, नहीं दिखता। तो ऐसी चिट्ठियाँ देखिए, अब क्या है ना, आप लोग स्टॉकिंग कर सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। आप लोग स्टॉकिंग मत बोलिए, इधर उधर देख के बोलिए, मैं नहीं गया। मतलब आपका जनरेशन आप आजकल। लोग, हाँ। लेकिन हमारे समय में तो ये सब चीज़ था ही नहीं। तो लड़के कैसे स्टॉक करते हैं? तो मैं जब स्कूल जाती थी, हम लोग लड़कियां जब स्कूल जाती थी रिक्शा से, तो रिक्शा के पीछे पीछे साइकिल पे। हाँ, उसके बाद कुछ थोड़े से पैसे वाले होते तो स्कूटर से भी जाते थे। उसके बाद जब छुट्टी होती थी तो स्कूल से पीछे पीछे आना। तो ये सब हर जनरेशन में होता है ना। अगर और आपके पापा कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो झूठ बोलते हैं। और अगर बच्चे बोल रहे हैं तो वो भूल रहे हैं वो कि भी हम झूठ बोल रहे हैं। उस स्कूल से मार खा खा के पास आउट हुए हैं। एक मैं ये पढ़ रहा था कि रिश्ता मिल गया कुछ लॉन्च किया था आपने, ये क्या था? रिश्ता मिलेगा.com अभी फिर से रिवाइव कर रहे हैं। बच्चे जब सिलेक्टेड हो जाते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो उनको चाहिए लड़की शादी करने के लिए। तो मेरे बच्चे बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, तो वो लड़कियों को प्रपोज भी नहीं कर पाते। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं क्या मैम फायदा हुआ अंग्रेजी पढ़ाने का अगर प्रपोज भी नहीं कर पा रहे? देखिए, लड़के जितना बदनाम है उतना नहीं होते ऐसे। वो बहुत शरीफ होते हैं, बहुत सारे लड़के। हम तो मुर्गी के खून से चिट्ठियां लिख लिख के भेजते थे लड़कियों को, उसको क्या पता लगेगा किसका खून है। नहीं, तो आप बहुत चालाक थे ना, ये मेरे बच्चे इतने चालाक नहीं है। तो उनके शादी के लिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अच्छे रिश्ते आ जाएं। और बहुत सारी लड़कियों के फादर भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स के लड़के चाहिए। बट व्हाट इज दिस प्रीसेट मेंटालिटी कि सरकारी दामाद ही चाहिए? स्टेबिलिटी है जॉब में, सम्मान है, फिक्स्ड सैलरी आ जाता है। जिस हिसाब से लोग गवर्नमेंट जॉब वाले जेल जा रहे हैं, काफी स्टेबिलिटी।
गवर्नमेंट जॉब वाले जेल वो जाते हैं जो घपला ज़्यादा करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो नहीं, जो ज़्यादा घपला करते हैं और रिश्वत ले रहे हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये समझाती हूँ कि आप जब गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो आप इनकम का एक्सपेक्टेशन मत करो। अब बहुत लोग कहेंगे मैम आप जैसी गाड़ी, मैंने कहा मेरी जैसी गाड़ी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आएगी। उसके लिए तुम्हें बिजनेस करना पड़ेगा, और हो सकता है बिजनेस के चक्कर में फिर तुम्हारे अपने जो घर की छोटी गाड़ी होगी वो भी बिक जाए। बर्बाद भी होना पड़ेगा, फिर आबाद होगे। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो आप स्टेबिलिटी के लिए जा रहे हैं, आप सम्मान के लिए जा रहे हैं, एक समाज में प्रतिष्ठा बन जाता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब्स में जब बच्चे जाते हैं तो उनकी बहनों की भी शादी हो जाती है कि भाई सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में। तो इस तरह से जो लोगों का एक इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज़ है सर, खासकर 5 स्टेट्स में तो बहुत क्रेज़ है। वो अपना पूरा यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड। तो ये रिश्ता मिलेगा इज मैट्रिमनी साइट या ओनली फॉर स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं, चाहते हैं। ओनली फॉर स्टूडेंट्स नहीं, उसमें तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ से आया क्योंकि हर लड़के को भी लड़की चाहिए, और लड़कियों के फादर भी कहते हैं कि कोई ऐसा लड़का बताइए जो आपके यहाँ पे है, देखा भाला लड़का हो, इस कास्ट का हो। मतलब बड़ा डेंजरस काम नहीं है ये शादी करवाना। नहीं, ये डेंजरस काम है, इसीलिए मैं बीच में नहीं पढ़ती हूँ। हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बीच में नहीं पढ़ती हूँ, मैं सीधा उन नंबर के साथ स्क्रीनशॉट लेती हूँ और भेज देती हूँ कि अपने आप देख लो, बात कर लो। काफी सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इसलिए इसको यही छोड़ देते। एक लाइन मेरे को आपकी बहुत पसंद आई थी, लाइन छोटी करनी है तो उससे बड़ी लाइन खींचो। ये कैसे? अगर आप किसी को बर्बाद करने के लिए निकले हो, वो अगला बर्बाद हो या ना हो, आप जरूर हो जाइएगा। इसलिए किसी को बर्बाद करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। अगर किसी को आपको करना है कि नहीं वो लाइन से बड़ी लाइन खींच दो, तो वो अपने आप छोटी हो जाएगी। मेरा हमेशा मानना है कि किसी को छोटा करने की कोशिश मत करो, अपने आप को इतना बड़ा करो कि आपके सामने अगला बौना पड़ जाए। तो वो मेरा हमेशा इरादा रहा है। बट ये कितने लोग अमल कर पाते हैं इस पे? देखिए, जब केडी कैंपस खुला है तो मेरे पर तो बहुत ज़्यादा हमला हुआ कि किसी तरह इसको बर्बाद किया जाए। मेरे टीचर्स को तोड़ा गया, सेंटर्स को बर्बाद किया गया, सिर्फ इसीलिए कि नीतू सिंह को किसी तरह बर्बाद और करना। ये सारा आपके प्रीवियस हाँ। ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा था? बिल्कुल, करीबन 75-80 सर, मतलब आप नंबर पे विश्वास नहीं करेंगे, 75 to 80 सिविल केसेस एंड 4 क्रिमिनल केसेस मेरे ऊपर फाइल किए गए थे। अभी भी कई केसेस हैं जिंदा, क्योंकि केसेस तो इतनी जल्दी ख़त्म होते नहीं हैं। लेकिन आपको बर्बाद करने जो चला वो खुद तो बर्बाद हुआ। और मेरा खाली एक ही चीज़ इरादा था, क्योंकि मैं जैसे एक बार एक कोर्ट में पूछ लिया गया कि अभी तक आप सिर्फ डिफेंड ही कर रहे हो, तो मुझे लगा कि मैं डिफेंड ही कर लूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 70-80 केसेस संभालना, डिफेंड ही करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन थैंक्स गॉड वो सब कुछ निकल गया, और मैं मानती हूँ कि मैंने कभी भी ऑफेंसिव मोड में नहीं खेला। तो ये 70-80 केसेस ये संभाले कैसे आपने? स्लाइटली स्कैरी नंबर। मैंने अपने लॉयर को 2 चीज़ें कही थी। मैंने कहा था देखो, एक केडी कैंपस बंद नहीं होना चाहिए और एक मैं बंद नहीं होनी चाहिए। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी, तो जहाँ मेरी ज़रूरत हो वहाँ मुझे बुला लेना। तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि देखो, क्रिमिनल केसेस में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूज्ड का आना। क्रिमिनल केस भी थे? क्रिमिनल केस। क्या क्राइम किया था? मेरे इंस्टीट्यूट में घुस के मुझे ही पीटा और मेरे पर ही केस कर दिया। और उसमें पता है जो आयो ने था उसने मुझ पर क्या सेक्शन लगाया था, आपको आश्चर्य होगा सोच के, रॉबरी का। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था या क्या ऑफिसर था? आयो वही जो मतलब जो, अब देखिए कैसे लगाया रॉबरी का केस, क्योंकि जो प्लांट की गई थी महिला, उसने अपना चेन खोल के अंदर ऐसे कर लिया और कहा मेरा चेन इसने लूट लिया। सर, इंस्टीट्यूट मेरा, मालकिन मैं, और उसका मैं पतला सा चेन मैं लूटूंगी। तो ये सब कुछ प्लांटेड था। और उसके बाद उन्होंने रॉबरी का सेक्शन लगाया। तो वो खैर बाद में तो वो सेक्शन हटाया गया कि भाई ये तो बिल्कुल गलत सेक्शन लगा हुआ है, लेकिन मारपीट का तो मामला फिर भी उसने बना ही दिया था। एक बार केस चढ़ गया तो हटने में भी तो टाइम लगेगा उसको। सर, इंडिया में क्या मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है कि प्रोसेस इज़ द पेन। अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं आप गलत नहीं हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अगर गलती नहीं की हो तो आपको डर किस बात का है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस पेनफुल है ना।
आपको ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ, और देखिए साबित भी मैं कर लूँ, लेकिन टाइम कितना, एनर्जी कितना वेस्ट वही, होता है. एक दो- ऑन एवरी डेट आई हैव टू बी देयर. अब अल्टीमेटली कितने बचे 70 में से? सर अब तो उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो केस लड़ सके. लेकिन केस तो फिर भी चलता रहेगा जब हाँ, तक तो वापस ना केस ले। वही चीज़ है कि केस तो चलता रहेगा, और क्रिमिनल केस बहुत आसान तरीके से आप किसी को क्रिमिनल केस कर दो और छोड़ दो. उसके बाद वो और पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखते रहेंगे, आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है. तारीख पे तारीख खेलते रहेंगे। तो फिर अभी मुझे तो हर डेट में जाना पड़ता है. अच्छा है कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं गया वरना सुन के डर सा लग रहा है। सर कट थ्रोट कंपटीशन है, और जो आपने बात किया कि बच्चे आज एआई से कर रहे हैं और चैट जीपीटी से कर रहे हैं, उनमें वो जुझारूपन नहीं होता. आपको अपने दम पर खड़ा रहना पड़ता है, और उसके लिए आप में बहुत ज़्यादा क्षमता चाहिए और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपको. इसीलिए जैसे मैं सीधा स्ट्रेट अवे कहती हूँ कि भाई मुझे तब तक कोई नहीं उखाड़ के फेंक सकता जब तक मैं क्लास में हूँ और जब तक मैं कंपनी संभाल रही हूँ. क्योंकि मैंने झाड़ू लगाने से लेकर अपने कंपनी में मैंने कप उठाया है, और मैंने इंक्वायरी दी है, और मैंने रूम भी साफ़ किया हुआ है. तो मुझे सब कुछ पता है. आप अगर कोई काम यू कर रहे कांट हो फूल मी नाउ। तो ये चीज़ें हैं कि आपको सब कुछ आना चाहिए और आप में आगे से लीड करने की क्षमता होनी चाहिए. एक मैं देख रहा था, संदीप माहेश्वरी पे क्यों गुस्सा कर रही थी आप? सर वो सब चीज़ में बखेती करते हैं. मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उनका कहना है कि आप शादी पर कोई भी ज्ञान ना दें. मेरा कहना है कि आप तो ग्रेजुएट भी नहीं हैं, तो आप पढ़ाई पे क्यों ज्ञान दे रहे हो? मतलब हद है यार. वो सब चीज़ में ज्ञान देते हैं. मतलब उनका है कि उनके अनुसार है ना, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपया लगा देंगे और उसके बाद वो रिटर्न्स नहीं आएगा. तो सर एक बात बताइए, मैं जब बीमार हूँ तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगी कि मैं उन माहेश्वरी के पास जाऊँ? यू कैन यू विल करके क्या मैं ठीक हो जाऊँगी? नहीं ना. यू नीड अ डॉक्टर, अ प्रॉपर एक स्पेशलिस्ट चाहिए आपको. और अगर वो स्पेशलिस्ट, कोई भी स्पेशलिस्ट ये सोचेगा कि भाई मैंने कितना इन्वेस्ट किया और कितना कमाया, तो सर आपको कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा इंडिया में, क्योंकि मतलब- वो बहुत लगाते हैं और शुरुआत में उनकी कमाई एक नॉर्मल ग्रेजुएट के बराबर होती है. मतलब न्यूसेंस वैल्यू को अच्छे से भुना रहे हैं वो उनकी आदत है कि सबको उनको कहने का कि सब गलत कर रहे हैं. और मैं सही हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप कुछ लोगों के भगवान बन जाते हैं ना, तो फिर आपका कहा सही गलत सब वो लोग मानने लगते हैं. मैं हमेशा मानती हूँ कि आप अगर अच्छी बात कर रहे हैं, मैं कहूँगी अप्रिशिएट करूँगी कि हाँ अच्छा कर रहे हैं आप. बट ये कहीं नेशन वाइड फिनोमिनन नहीं हो गया है? लेकिन आपका सब सही गलत, मतलब आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है. ट्रू। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए. पता लगा दोनों कैंसिल हो रहे हैं, मेरा तो क्या. लेकिन बहुत मजा आया आज बात करके. इतना समय हमें पिछली बार जब स्टेज इंटरेक्शन हुआ था मिला नहीं था. थैंक यू सो मच नीतू मैम. इंग्लिश की कोच हैं, इंग्लिश पढ़ना होगा तो आपको जानते हैं आप करना क्या है, मैं क्या बताऊं. लेकिन थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, इतना सारा समय हमें देने के लिए. थैंक यू सो मच. अनकट विद अनंत ऐसे ही एपिसोड्स लाता रहेगा. आज कितना ज्ञान आपने पाया, मैंने पाया, ये सब बात की बात हो. नीचे वो अंगूठा नीचे नहीं ऊपर वाला दबाने का और सब्सक्राइब करने का. बॉस देखता है, बोलता है इंक्रीमेंट उसी से दूंगा. अगले हफ्ते मिलते हैं. बाय. झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं. ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं. तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे सजा दी महफिल.